साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं अरशद जमाल, साबिक चेयरमैन नगर पालिका परिषद मऊ, आपसे मुखातब हूँ। आज मैंने कुछ सवालात की एक लिस्ट तैयार की है अपने दोस्तों की मदद से, और मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो अंधभक्ति में भारतीय जनता पार्टी के पीछे भाग रहे हैं। मैं लगभग 25-30 सालों से सक्रिय राजनीति में हूँ। बहुत से दल आए, जीते और हारे, कोई कामयाब हुआ, कोई नाकाम हुआ, मगर राजनीतिक दलों के इतने बड़े नेताओं को मैंने इतने बड़े पैमाने पर झूठ बोलते हुए कभी नहीं देखा था। और ख़ास बात यह है कि झूठ भी इतनी शानदारी से बोलते हैं कि सच शर्मिंदा हो जाए। और मुझे इस मौके पे एक शेर याद आ रहा है कि भीख भी लेता हूँ तो इस शान इस्तग़ना के साथ, देने वाला ज़िंदगी भर हमसे शर्मिंदा रहे। कि मांगना तो भीख ही है, मगर जो भीख मांगने वाला है वो इतनी शानदारी से मांगता है कि जो भीख देने वाला आदमी है वो देता भी है और शर्मिंदा भी हो जाता है। वही हाल इन भाजपा के नेताओं का है कि गुज़श्ता 5 सालों में काम तो इन्होंने कोई भी नहीं किया। कोई भी ऐसा काम जिसका हम लोग तस्करा कर सकें या जिसका जनता को सीधा लाभ पहुंचता हो, ऐसा कोई भी काम दिखता नहीं है। मगर इन लोगों की बात अगर कोई सुनेगा तो इन लोगों को ऐसा यकीन हो जाएगा कि मुल्क के आज़ाद होने के बाद जो कुछ भी मुल्क में तरक्की दिखाई दे रही है वो सब भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो, चाहे हमारी आर्मी की ताकत बढ़ी हो, जो कुछ भी है सब इन्हीं की देन लगता है। मैं इन लोगों से कुछ सवालात हैं जो मैंने नोट कर रखा और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। जैसे मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने बहुत सारे वादे किए थे, तो उनमें से कौन से आपके वादे पूरे हुए हैं। कुछ सवालात हैं जिसका मैं चाहता हूं कि ये लोग जवाब दें। जैसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि हिंदुस्तान में 4 ऐसे शहरों का नाम बताए भारतीय जनता पार्टी जिसको आपने स्मार्ट सिटी बना दिया हो। 4 ऐसे गांवों का नाम बताइए जो आपके सांसदों ने गोद लिया हो और वो गांव विकसित हो गया हो। 4 ऐसे ज़िले बता दीजिए जहां आपने नए अस्पताल बना दिए हो। 4 ऐसे राज्यों का नाम बता दीजिए जहां आपने 1000 किलोमीटर की सड़कें बनाई हो। 4 बैंक शाखाओं के आप नाम बता दीजिए जिसमें जो खाते जनधन के खुले गए थे उनमें से सारे खाते अभी भी जिंदा हों और चल रहे हों, और उस पर उनके जो गरीब लोगों के खाते खुले थे उनके पैसे न कट रहे हों। 4 ऐसे देशों का नाम आप बता दीजिए। बड़े बड़े बातें करते हैं, आपने सैकड़ों करोड़ रुपया, हज़ारों करोड़ रुपया खर्च कर दिया गैर मुल्कों के दौरे पर, और आप 4 ऐसे मुल्कों के नाम बता दीजिए जिन मुल्कों ने आपके हमारे मुल्क में बड़ा निवेश किया हो। 4 ऐसे सेक्टर बता दीजिए। आपने 2 करोड़ नौकरियां हर साल, यानी 5 साल में आपने वादा किया था कि 10 करोड़ नौकरियां हम देंगे, और मैं आपसे पूछता हूं कि सिर्फ 4 ऐसे सेक्टर बता दीजिए जहां 1 लाख नौकरियां दी गई हों। 4 ऐसे प्रदेश आप बता दीजिए जहां बिजली उत्पादन के नए संयंत्र लगाए हों। भाई जाहिर सी बात है कि जब देश की तरक्की की आप बात करेंगे तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो एनर्जी है। तो आप बता दीजिए कि अगर एनर्जी में आपने एनर्जी के लिए या बिजली की तैयारी के लिए आपने 4 बड़े संयंत्र कहीं लगाए हों पूरे देश में, तो ज़रा उनके नाम बता दीजिए। 4 ऐसे शहरों के नाम बता दीजिए जो पहले से ज़्यादा स्वच्छ हो गए हों। 4 ऐसे शहरों के नाम बता दीजिए जो जैसे पहले थे उससे ज़्यादा साफ़ हो गए हों। हमारा शहर तो नहीं दिखता। मैं कुर्ब जवार के शहरों में भी, कई शहरों में जाता हूँ, वो शहर भी मुझे नहीं दिखता कि पहले के मुकाबले में ज़्यादा साफ़ हो गए हों। अगर आपका ये नारा दुरुस्त है कि स्वच्छ भारत मिशन पे आपने अरबों रुपए खर्च कर दिए, अगर सफाई इसमें बढ़ी हो, तो 4 शहरों के नाम बता दीजिए जो पहले से ज़्यादा साफ़ हों और वहाँ की जनता को लगता हो कि सफाई यहाँ पहले से ज़्यादा हो गई है। 4 ऐसे राज्यों के नाम बता दो जहाँ किसानों की आत्महत्या पहले से बहुत कम हो गई हो या अब ना हो रही हो। आप किसानों की बहुत बात करते हैं, लेकिन अगर किसानों के लिए आपने अगर कुछ काम किया हो तो 4 ऐसे राज्यों के नाम बता दीजिए जहां किसानों की आत्महत्या बंद हो गई हो। 4 किलोमीटर का, पूरे देश में 4 किलोमीटर का ऐसा कोई क्षेत्र बता दीजिए जहां की गंगा को आपने साफ कर दिया हो। गंगा मिशन पे और नमामि गंगा के नाम पे अरबों रुपए आपने खर्च कर डाले और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हम लोगों के देखने में गंगा जैसी थी
उसकी गंदगी और बढ़ गई है, गंदगी में कोई कमी नहीं हुई है। अगर आपके हिसाब से कोई कमी हुई है तो कृपया करके 4 किलोमीटर कहीं की भी ऐसी दूरी बता दीजिए जहां की गंदगी में पहले के मुकाबले में कमी हुई हो, तो हम लोग मान लेंगे और चल के उस जगह को देखेंगे। 4 ऐसे घोटालेबाजों का नाम बता दो जिनको आपने जेल पहुंचा दिया हो। आप कहते हो कि भ्रष्टाचार को हम खत्म करेंगे, आप कहते हो कि चोर डर के भाग जाएंगे, तो आप 4 ऐसे घोटालेबाजों का नाम बता दो जिनको आपने पकड़ के अपनी जेलों में बंद कर दिया हो। 4 राज्यों के ऐसे नाम बताओ जिनके गांव में बिजली पहुंच गई हो। आपका यह भी एक दावा हर जगह देखा जाता है कि आप दावा करते हो कि हमने लाखों करोड़ों सबके घरों में बिजली पहुंचा दी, तो आप 4 किन्हीं राज्यों, ऐसे राज्यों का नाम बता दीजिए जिस राज्य के हर घर में बिजली पहुंचा दी हो आपने। हम लोग भी जरा चल के देख लें कि वो कौन से राज्य हैं जहां के, अरे किसी गांव में तो आपने पहुंचाई नहीं, किसी गांव में पहुंची भी है तो बिजली की सप्लाई अभी शुरू नहीं हुई, तब तक बिल की सप्लाई शुरू हो गई है। ये सब देखने को तो मिलता है। तो आप कृपया करके जरा बता दीजिए 4 राज्य ऐसे, हम उन राज्यों की सच्चाई आपके सामने ले आने का प्रयास करेंगे। 4 ऐसे विभाग बताओ जहां से भ्रष्टाचार समाप्त हुआ हो। जैसे आपके सैकड़ों विभाग हैं सरकार के, और किसी भी विभाग में, मैं तो कह रहा हूं 4 नहीं, 1 विभाग ऐसा बता दो जहां से भ्रष्टाचार समाप्त हो गया हो। मेरे देखने में किसी भी विभाग से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ, बल्कि सभी विभागों में भ्रष्टाचार जो इतना पहले था उससे ज्यादा, क्या नाम है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। आपने 4 सांसदों या विधायकों के नाम बताओ जिनके ऊपर कोई मुकदमा ना हो। आपके जितने विधायक और सांसद हैं सब के सब ऐसे हैं कि जिनके ऊपर कोई ना कोई मुकदमा है, मगर सब के सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। 4 शहरों के नाम बताओ जहां महिलाएं सुरक्षित हों। महिलाओं की भी बात आप करते थे चुनाव के पहले बहुत, मगर जब से आप सत्ता में आ गए तब से महिलाओं की बात बंद कर दी। आपने वादा किया था कि 33% महिलाओं को हम लोकसभा विधानसभा में आरक्षण देंगे, मगर आप वो बिल तो आप कभी नहीं ले आए, बल्कि मुस्लिम महिलाओं को डिस्प्यूट में डालने के लिए आपने 3 तलाक का मुद्दा उठा दिया। उससे ज़्यादा बुरे हालात हिंदू महिलाओं के, आप हिंदू महिलाओं की बात नहीं करते हैं। जिनके आप सबसे बड़े हितैषी बने हुए हैं उस धर्म में भी तो महिलाएं हैं, आखिर आप हिंदू महिलाओं की बात नहीं करते, मुसलमान महिलाओं के लिए बड़े फिक्रमंद हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं, कोई हमदर्दी नहीं है, बस मुस्लिम महिलाओं की बात करके मुसलमानों के वोटों को बांटने का आप प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आप कभी सफल नहीं हो सकते। आप 4 ऐसे हमको महीने बता दो जब बलात्कार की कोई घटना ना हुई हो, कोई भी 5 साल में आप कोई ऐसा महीना, 4 नहीं कोई 1 महीना बता दो जिसमें कोई बलात्कार की घटनाएं ना हुई हो। आपने तमाम स्क्वाड बनाया और न जाने क्या क्या बनाया और सब ठंडे बस्ते में चला गया। उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, सब फ्लॉप और नाकाम चल रही है। 4 ऐसी महिलाओं के नाम बता दो जिनको ₹0 में रसोई गैस दी गई हो। 4 ऐसी, खोल देना यार, 4 ऐसी आप महिलाओं के नाम बता दो जिनको ₹0 में रसोई गैस दी गई हो। रसोई गैस का भी किस्सा बड़ा दिलचस्प है। आपने हल्ला तो खूब कर दिया कि उज्ज्वला योजना के तहत आप गैस सिलेंडर देंगे, मगर आपने जो दूसरे लोगों को जो सब्सिडी, जो सिलेंडर जो खरीदता है पूरे दाम में, उनको तो आप सब्सिडी वाला सिलेंडर देते हैं। और जो गरीब महिलाएं सिलेंडर खरीद नहीं सकती थी, आपने उन गरीब महिलाओं को सिलेंडर दे दिया मुफ्त में। अब वो गैस कहाँ से भरवाएंगी, क्योंकि उनको तो पूरी कीमत पे खरीदना है। बाकी लोगों को तो ₹300 वापस मिलते हैं, मगर उज्ज्वला योजना के तहत जिन महिलाओं को गैस सिलेंडर मिला है, उज्ज्वला योजना के कनेक्शन धारियों को गैस में सब्सिडी नहीं मिलती। ये बात जाननी चाहिए। गैस की कीमत जब आपकी सरकार नहीं थी, आपकी सरकार से पहले ₹350 का एक सिलेंडर, ₹400 का एक सिलेंडर मिलता था। आज आपने गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ाकर ₹1000 कर दी। तो जो उज्ज्वला योजना है इसमें आपने गरीब महिलाओं को लाभ नहीं पहुंचाया है, बल्कि जो गैस की जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं उन कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए आपने करोड़ों की संख्या में गैस का सिलेंडर खरीदा और गरीब महिलाओं को बांट दिया। तो इसमें आपने मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं गैस की, उनको फायदा पहुंचाने के लिए आपने इस योजना को लॉन्च किया। इससे गरीब महिलाओं को कोई लाभ नहीं है। अगर गरीब महिलाओं को आप लाभ देना चाहते हैं तो जिनको फ्री में आपने सिलेंडर दिया है उनको गैस भी फ्री में आपको देना चाहिए। और जब आप गैस भी फ्री में नहीं दे सकते तो जाहिर सी बात है कि ₹4000 का सिलेंडर आपने और उनको ₹400 महीने जो सब्सिडी मिलती थी, अगर वो तो 10 महीने के बाद वो पूरे सिलेंडर का दाम आपने वसूल लिया, क्योंकि सब्सिडी उनकी खत्म कर दिया आपने। 4 देश का पैसा लेकर भागे डिफॉल्टरों के नाम बताएं जिनको आप वापस ले आए हों। देश से बहुत सारे लोग मेहुल चौकसी और
नीरव मोदी और न जाने कौन कौन लोग देश का बहुत हज़ारों करोड़ रुपया लेकर भाग गए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाजपा के लोगों से कि क्या आप 4 ऐसे लोगों का नाम बता सकते हो कि जो रुपया लेकर देश का भाग गए हों और जिनको वापस आप देश में पकड़ के ले आए हों? 4 खरबपतियों के आप नाम बता दीजिए जो सरकारी संपत्ति लूट रहे हैं और जिनके साथ सरकार के संबंध नहीं है। 4 यहां के पूंजीपतियों का ऐसा नाम बता दे भाजपा के लोग जो यहां की संपत्ति और गरीबों का पैसा लूट रहे हैं और उनका भाजपा से संबंध न हो। सारे अमीरों और बड़े लोगों की झोली आप भर रहे हैं और वही आपके चहेते हुए हैं, इसलिए आप ये 4 नाम भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जितने भी पूंजीपति और लूट मचाने वाले लोग हैं वो सब के सब बीजेपी के इशारे पे काम करते हैं और बीजेपी के पॉकेट में चलते हैं। 4 बीजेपी नेताओं के नाम बता दो जो नोटबंदी के समय लाइन में खड़े हुए हों। मोदी जी आपने तो कबाला कर दिया, आप नहीं लाइन में खड़े हुए, अपनी अम्मा को लाइन में खड़ा कर दिया। शायद आपसे ज़्यादा नाकारा बेटा पूरे देश में नहीं होगा जो इतने बड़े पद पे होते हुए जिसने अपनी माँ को नोट की कमी के ज़माने में लाइन में खड़ा कर दिया। तो ये एक बड़े बदनसीबी की बात है। 4 ऐसे एटीएम बता दीजिए जहां महीने भर पैसे रहते हों। 4 ऐसे बैंक बता दीजिए जिसमें हर महीने कैश की कोई किल्लत ना होती हो। ना कोई आप ऐसा बैंक बता सकते हैं, ना कोई आप ऐसा एटीएम बता सकते हैं जिसमें महीने भर हमेशा पैसे की और कैश की फरावानी रहती हो। जबकि 16 लाख करोड़ रुपए आप ही के बताए हुए डेटा के मुताबिक नोटबंदी से पहले कैश मार्केट में रन कर रहा था और नोटबंदी के बाद 19 लाख करोड़ रुपए आपने नए नोट छाप दिए। फिर भी इसका क्या वजह है कि आखिर कैश की कमी है और नए नोटों की कमी है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि लोगों का सरकार पर से और बैंकों से लोगों का विश्वास उठ गया। इसलिए जो लोग बैंकों में पैसा रखते थे अब बैंकों में पैसा रखने के बजाय वो अपने घरों में पैसा रखना और सुरक्षित महसूस करते हैं। और यही वजह है कि जो नकदी की किल्लत बनी हुई है, इस नकदी की किल्लत से कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। दूसरी गलती सरकार ने यह की कि जो मुल्क तरक्की करता है उसके नोट दिन ब दिन छोटे होते जाते हैं। आप अमेरिका ले लीजिए, सऊदी अरब ले लीजिए, जितने भी तरक्की याफ्ता मालिक ले लीजिए, उनमें कोई भी ऐसा मुल्क नहीं होगा जहां $100 या 100 रुपये से बड़ा नोट होगा। हमारे वहाँ 500 का सबसे बड़ा नोट था। अगर आप इतने तरक्की याफ्ता हो रहे हैं तो आपको 2000 रुपये के नोट छापने की क्या जरूरत थी? कि इसका जवाब देने के लिए क्या कोई मोदी भक्त या मोदी जी तैयार हैं? इसका जवाब पास कोई नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को आपने चौपट कर दिया है। इसलिए मजबूरन 2000 रुपये का नोट छापा आपने, और 2000 रुपये का जब नोट छापा तो जो काला धन रखने वाले लोग थे वो सारा 2000 रुपये का नोट मार्केट से गायब हो गया। आप बैंक में जाइए तो कभी किसी को 2000 रुपये का नोट मार्केट में कहीं देखने को नहीं मिलता। भाजपा के 4 ऐसे प्रवक्ताओं के नाम बता दीजिए जो हिंदू और मुसलमान के नाम पे न चिल्लाते हों। जितने भी आपके प्रवक्ता टीवी चैनलों पे बैठ के बहस करते हैं वो किसी भी ज्वलंत मुद्दे पे बात नहीं करते, वो विकास पे बात नहीं करते, वो नौकरियों पे बात नहीं करते। वो सिर्फ आ जाएंगे हिंदू और मुसलमान पे बात करेंगे, नफरत फैलाएंगे, क्योंकि नफरत की राजनीति करके ही आप लोग सरकार बनाना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे भाजपाइयों से ये पूछना चाहता हूं कि 4 केंद्रीय मंत्रियों के नाम बता दें जो अपने मंत्रालय के फैसले खुद लेते हों। जो सूरत हाल दिख रही है उसमें केंद्र सरकार में कोई भी ऐसा मंत्री नहीं है जिसको खुद अख्तियार हो कि किसी भी तरह का वो फैसला खुद ले सके। सारे फैसले पीएमओ से हो रहे हैं। ये पूरी सरकार और पूरी भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति के हाथों गुलाम हो गई है और वो है नरेंद्र मोदी। और इसीलिए हमने उनका जो संकल्प पत्र है उसमें भी देखा तो पहले जो संकल्प पत्र उनका आया था उसमें तो बहुत सारे 12-13 लोगों की फ़ोटो थी, मगर अब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब किसी भी नेता की ज़रूरत नहीं है। उन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी जी अकेले ही भारतीय जनता पार्टी का काम तमाम कर देंगे। और मुझे भी यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को काम तमाम करने के लिए मोदी जी अकेले ही काफ़ी हैं। मेरा अगला प्रश्न ये है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि 4 उत्पादन क्षेत्रों के नाम बताएं जिनमें निर्यात बढ़ा हो। जैसे बहुत सारे सेक्टर हैं और बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग के हब हैं, तो कोई भी ऐसा सेक्टर आप बता दीजिए। 4 नहीं, 1 सेक्टर कोई आप नहीं बता सकते जिसमें एक्सपोर्ट हमारा बढ़ गया हो। हमारा हर क्षेत्र में इंपोर्ट बढ़ा, यानी हमने दूसरे मुल्कों से माल तो ज़्यादा मंगाया है मगर हमारे मुल्क का माल दूसरे मुल्कों में जाना कम हुआ है पहले के मुकाबले में। और यही वजह है कि हमारी अर्थव्यवस्था दिन ब दिन चौपट होती जा रही है और हमारी जो जीडीपी है वो भी दिन ब दिन गिरती जा रही है, क्योंकि हमारे जो छोटे स्केल पर या जो मैन्युफैक्चरिंग का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में हम लोग दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से जो माल हमारे वहाँ बनता था, जो माल बन के दूसरे मुल्कों में जाता था, उसमें दिन ब दिन गिरावट आती जा रही है। नतीजा ये है कि हमारी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है, रुपये की स्थिति भी दिन ब दिन गिरती जा रही है। क्या इस बात के लिए सरकार को चिंता नहीं करनी चाहिए कि जब आप सरकार में नहीं आए थे तब $1 50 और 52 रुपये का
था और आज 75 से 80 रुपए का $1 हो गया है। तो इसका कौन जिम्मेदार है? आखिर ये जिम्मेदारी मोदी जी नहीं लेंगे, भारतीय जनता पार्टी नहीं लेगी, तो दूसरा कौन लेगा? मेरा जो और सवाल है, 4 ऐसे विधानसभाओं के चुनाव प्रचार जहां मंत्री न भेजे गए हों, जैसे आपने जितने भी क्षेत्र हैं उन सारे क्षेत्रों में आखिर आपको मंत्रियों को भेजना पड़ता है, मगर उन मंत्रियों का भी कोई असर नहीं होता, तो आप इसमें भी फ्लॉप हो जाएंगे। इस सवाल का भी जवाब नहीं दे सकते। मेरा अगला सवाल ये कि 4 ऐसे दिन बताइए जब प्रधानमंत्री जी ने 4 से कम बार कपड़े न बदले हों। ये विचित्र प्रधानमंत्री हैं। ये लगता है कि देश इनको नहीं चलाना है बल्कि मॉडलिंग करनी है। कम से कम दिन भर में 4 बार तो इनके कपड़े हम ही लोग देखते हैं कि बदले जाते हैं, और न जाने कितनी बार बदलते होंगे। जब ये सीन में आते हैं, एक रैली से निकल के 2 घंटे बाद दूसरी रैली में जाते हैं, तो उनके लिए हेलीकॉप्टर अलग से एक जगह रोका जाता है कपड़ा चेंज करने के लिए, तो फिर वो कपड़ा चेंज करते हैं और फिर अगली रैली में जाते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर इसकी क्या ज़रूरत है कि प्रधानमंत्री जी को इतनी ज़्यादा बार कपड़े बदलने पड़ते हैं? प्रधानमंत्री जी के 4 ऐसे भाषण बताइए जिनमें 10 से कम झूठ बोले गए हों। यह भी बड़ी विचित्र सवाल है कि देश का प्रधानमंत्री जो इतने जिम्मेदारी के पद पे बैठा हुआ है और देश का मुखिया होता है, और उनके ज़ुबान से इतना ज़्यादा झूठ बोलना और इस तरह के ज़्यादा मजाक उड़ाना लोगों का, ये शोभा नहीं देता। इससे भी भारतीय जनता पार्टी को बाज आना चाहिए और सही बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री की 4 विदेश यात्राएं जिसमें देश का 1 करोड़ से कम खर्च हुआ हो। कितनी प्रधानमंत्री ने 7,000 करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिए। 7,000 करोड़ रुपए में सैकड़ों आपके विद्यालय और सैकड़ों किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर सड़कें और तमाम पुल और तमाम हॉस्पिटल बनाए जा सकते थे। आपने 7,000 करोड़ रुपया विदेश की यात्राओं पे आपने खर्च कर दिए, मगर न कोई आपका निवेश आया और न कोई उससे कोई तरक्की की रफ्तार हुई। प्रधानमंत्री की 4 ऐसी चुनावी रैलियां बताइए जिनमें करोड़ों न खर्च हुए हों। आपकी जो रैलियां होती हैं भारतीय जनता पार्टी की या प्रधानमंत्री की, वो बहुत ही हाईटेक रैलियां होती हैं। तमाम लोगों को, भीड़ को इकट्ठा करने के लिए तमाम सरकारी संसाधन और सरकारी मशीनरी का उपयोग और दुरुपयोग किया जाता है। तो कोई भी ऐसी 4 रैली बता दीजिए जिसमें प्रधानमंत्री का भाषण हुआ और उसमें खर्च 1 करोड़ रुपए से कम हुआ हो। पेट्रोल डीजल के हर महीने होने वाली आय 2,03,000 करोड़ कहाँ जा रही है? इसका ब्यौरा कभी आप नहीं बताते कि हर महीने 2 लाख करोड़ रुपए जो पेट्रोल और डीजल से आपके पास आ रहा है, वो इनकम कहाँ जा रही है? आखिर जब सरकार में आप नहीं आए थे तब क्या रेट था पेट्रोल का, और आपके सरकार में आने के बाद आज पेट्रोल का क्या रेट है? आपने उस पर टैक्स भी तरह तरह के बढ़ा दिए। जो पेट्रोलियम की जो वर्ल्ड लेवल की जो संस्थाएं हैं, वहाँ पेट्रोलियम पदार्थों का दाम काफ़ी गिरा, मगर आपने दाम नहीं गिराया। इसलिए दाम नहीं गिरा कि आप उस पर जैसे जैसे दाम गिरता गया वैसे वैसे आप रेट बढ़ाते चले गए। मात्र 2 साल में बनकर तैयार 7 सितारा बीजेपी कार्यालय निर्माण के लिए 4,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए? आप कहते हो, आप खुद ही कहते हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ही इस बात को कहते हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी का, उस टक्कर का पूरे विश्व में कोई किसी भी दल का, राजनीतिक दल का कोई कार्यालय नहीं है। ठीक बात है। तो हमारा ये सवाल है कि उस पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, तो वो 4,000 करोड़ रुपए आपके पास कहाँ से आए? इसका ब्यौरा आपको, सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। और दूसरा ये भी देना चाहिए कि अमित शाह का लड़का सिर्फ 50,000 इन्वेस्ट करके 80 करोड़ इतनी भयंकर मंदी में कैसे कमाया, वो भी सिर्फ 6 महीने में, और इस पर मोदी ने अपना मुंह क्यों बंद कर रखा है? इसका जवाब आखिर कौन देगा? हमारा अगला सवाल है कि बाबा रामदेव की संपत्ति 13,000 करोड़ से 1,23,000 करोड़ चली गई, तो आखिर इतनी भयंकर मंदी में किसी खास व्यक्ति को और किसी खास कंपनी को इतना बड़ा लाभ क्यों कर हो रहा है? तो इसकी जांच कौन करेगा? मुकेश अंबानी का मुनाफा इतनी मंदी में 500 गुना कैसे बढ़ गया? ये सब बहुत सारे सवालात हैं, और यही सवालात नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे सैकड़ों सवालात ऐसे हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। मगर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी विचित्र पार्टी है कि जो खुद सत्ता में है और खुद ही सवाल पूछती है। देखिए, जो सत्ता में होगा सवाल उसी से पूछा जाएगा और जवाब देने की जिम्मेदारी उसी की है जो सरकार में और कुर्सी में है। तो आप सरकार में होकर भी, आप जाहिर सी बात है कि सरकार में आप हैं,
तो हम लोग सवाल भी आप ही से पूछेंगे और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ताकत और सत्ता के नशे में चूर होकर लोगों के मुंह बंद करने की कोशिश मत करिए, बल्कि जनता को जवाब दीजिए। वरना जनता के जहन में या जनता के दिल में जो अंडर करंट है, वो अंडर करंट आपको इस चुनाव में ऐसा सबक सिखाएगा कि आने वाले दिनों में फिर 20 सालों तक आप लोग सरकार का और सत्ता का मुंह नहीं देख पाएंगे। मैंने ये सवालात इसलिए उठाए हैं कि आम जनता को इन सवालात को उठाना चाहिए, और जो मोदी भक्त लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के झूठ बोलने वाले लोग हैं वो इसका जवाब दें। और अगर ये जवाब नहीं देते हैं तो जनता की जिम्मेदारी बनती है कि इनको जवाब दीजिए और आने वाले चुनाव में बटन दबाकर इनको नाकाम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।